हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऑलराइट, तो पार्टनरशिप एक्ट में जहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आता ही आता है एंड दिस टॉपिक वेरी रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 39 to section 44 in general. I mean section 39 में they have defined, not defined actually, एक lay down कर लिया है कि what does dissolution of partnership mean. उसके बाद mainly the main context of the topic starts from section 40, ठीक है, and it goes up to section 44. So हम उस सारे को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है उसको हाउ विल वी डिफाइन इट। So it is termed as end of firm and may be called as dissolution of partnership. So what is firm? Firm is the collection of partners for a purpose of business with a motive to earn profit is a firm. Firm is not a separate legal entity, rather the partners together are termed as firm. सो पार्टनरशिप एक्ट में ये साफ साफ लिखा गया है कि फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी लाइक कंपनी और अ सोसाइटी और अ ट्रस्ट। ठीक है ना, यहाँ पे अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स एंड दे अग्री अपॉन टू डू सम बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो जब डिसोल्यूशन की बात आती है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो फिर उसमें क्या करना पड़ता है? फर्म को एंड करना पड़ता है ना। पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए फर्म को एंड करना पड़ता है। तो फर्म इज नथिंग बट दी सिनोनिमस टू दी पार्टनरशिप। तो फर्म को अगर आप एंड कर देंगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। सो इट इज डन बाय ब्रेकिंग अप ऑफ द रिलेशंस बिटवीन दी पार्टनर्स। ठीक है ना, पार्टनरशिप तो जितने भी रिलेशंस हैं बिटवीन दी पार्टनर्स, जो भी अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, बिटवीन दी पार्टनर्स, वो सारे रिलेशनशिप आप क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड दैट इज हाउ दी पार्टनरशिप comes to an end, and that is what is called as dissolution of partnerships. All right, so there are modes which has been laid down in the partnership act, and there are basically as I said 41 से लेके सेक्शन 41 से लेके 44 तक है। तो 41, 42, 43, 44, so there are four modes that has been laid down. So section 40 talks about dissolution by agreement. All right, so if the जैसे कि आपको पता है कि एक फॉर्म जो है ना वो एक अग्रीमेंट से ही बनता है। The individuals known as partners come together to agree upon certain terms in the form of contract, and that is how they constitute a partnership. And similarly, the partnership may be dissolved by a separate agreement between the partners. That is very simple. Next important dissolution mode is compulsory dissolution, and this has been defined, laid down in section 41. What does it says? कि मान लीजिए कोई एक बिजनेस के लिए पार्टनरशिप एक्ट फॉर्म हुआ है, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है, एक फॉर्म हुआ है, और after few period of time the business which the firm is carrying out is held to be illegal. एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के द्वारा या फिर लॉफुली एक लेजिस्लेशन के द्वारा, रूल के द्वारा, रेगुलेशन के द्वारा किसी तरीके से उस बिजनेस को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है ना, अगर वो बिजनेस अनलॉफुल डिक्लेयर हो गया ना, तो दैट फॉर्म कैन नॉट सस्टेन एंड दैट वो सुमोटो क्या हो जाता है? वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, इसमें एक प्रोवाइजो है सेक्शन 41 में, वो ये कहता है कि मान लीजिए एक फॉर्म है, उसमें वो बहुत सारे बिजनेसेस कर रहा है, उसमें से एक बिजनेस one of the business has been termed illegal now and others are legal. तो फॉर्म पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, इलीगल बिजनेस के लिए वो डिसॉल्व हो जाएगा और लीगल बिजनेस सस्टेन रहेगा। दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडेड इन 41 के प्रोवाइजो में। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ डिसोल्यूशन इज contingent dissolution, which has been provided in section 42.
टू सो यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, या फिर मान लीजिए डेथ हो जाती है पार्टनर की, किसी पार्टनर की, तो वो कॉन्टिजेंट अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, अनलेस जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें एक कॉन्ट्ररी, मतलब उसके अपोजिट में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक क्लॉज है, एग्रीमेंट क्लॉज है, कि अगर इन इन सच केसेस इट विल नॉट स्टैंड डिसॉल्व। ठीक है ना। तो व्हाट आर दी contingent conditions, that the firm has been formed for a fixed period of time, कि मान लीजिए 1 साल के लिए हमने इस फॉर्म को फॉर्म किया है। ठीक है ना। सिम उसके बाद एक बिजनेस सरेंडर हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 4 लोगों का एक पार्टनरशिप है, उन्होंने क्या किया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, रोड कंस्ट्रक्ट करने का। अब जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप the business has completed, and if the business has completed and the firm was created only for the this particular business, then after the completion of this business, the firm and the partnership, oblique partnership, the firm oblique partnership would stand dissolved. Next contingent condition is death of the partner. I mean, मान लीजिए 4 लोग का पार्टनरशिप है, ए बी सी डी, उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है ना, तो द फॉर्म विल automatically dissolve until unless there is a contrary contract you know against such conditions. Other one is if one of the partners or the partner other partners are adjudicated insolvent, बैंक मतलब कोर्ट से इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, डिक्लेयर हो जाता है इंसॉल्वेंट कोई एक पार्टनर, तो द फॉर्म वुड स्टैंड डिसॉल्व्ड unless a contrary contract has been made out. All right. So ये जितने भी 4 कंडीशंस है ना, उसमें ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगा, आई मीन फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगा इफ ए कंट्ररी अग्रीमेंट हैज बीन मेड बिटवीन द पार्टनर्स। एक केस था, देखिए केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस विनायक। इस केस में क्या होता है, एक पार्टनर, if a partner dies, it was decided that if a partner dies, it automatically creates a new form। ठीक है ना। and that is how the previous form जो है ना वो that stands dissolved automatically, क्योंकि अब 4 लोगों का फॉर्म था, उसमें से एक की डेथ हो जाती है and 3 people are carrying out the business still. So in that circumstances, it is now a new form of 3 persons, new form of 3 partners, and which is different from the previous form which was of 4 partners. And that is how, if a new form is created, the previous stands dissolved, isn't it? Very simple. बहुत important case law था, that was additional CIT versus विनायक। ऑलराइट। नेक्स्ट जो मोड है डिसोल्यूशन का, इट इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस। So this mode of dissolution is only permissible in the cases of partnership at will, which has been provided in section 43। ठीक है। तो अगर कोई एक पार्टनरशिप है एट विल पे, ठीक है ना, विल which has been provided a partnership at will, and that can only be dissolved by notice. So there is a case Moss versus Elphick, ठीक है ना, it is an English case wherein it was held that partnership which is not at will cannot be dissolved by notice। मतलब dissolution by notice is only applicable upon the dissolution of partnership by which is at will। All right। So in such circumstances, what will be the date of dissolution? That is also asked। So जो date mentioned हो जाता है ना, the date which is mentioned in the notice would be the date of dissolution। And if there is no such date mentioned in the notice, then date of communication governed by the Contract Act, ठीक है ना,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कम्युनिकेशन का गवर्न है, दैट वुड बी date of dissolution, and that would be date of dissolution in case the date is not mentioned in the notice. All right. अच्छा, ये जो ऊपर में हमने जो डिस्कस किया, उसके अलावा वो तो एक जनरली क्वेश्चन आ जाता है, उसके अलावा एक सेपरेट क्वेश्चन आता है कभी कभी, which is what are the grounds, what is dissolution by court, which has been discussed in section 44. So there are 7 grounds which has been discussed in section 44, and all the 7 grounds are very important, and that is how this particular topic in together altogether makes a different and a new and a separate question which can be asked in the judicial services where this particular act is asked, right? So there are grounds, and the grounds is that a suit can be brought by the partners because court is involved into it. So court is involved and it is a civil matter, so suit needs to needs to be filed by the partners. Let us now discuss the 7 grounds which are provided in section 44, and these 7 grounds are as follow. First one is unsound mind. Suppose एक कोई पार्टनर है ना, अब मान लीजिए 4 पार्टनर, उसमें से एक जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो यही पार्टनर द स्विंग, दो चीजें होती है उसमें, एक स्विंग पार्टनर भी इसमें देखा जाता है कि कौन स्विंग पार्टनर होगा। तो अनसाउंड वाले केस में जो पर्सन अनसाउंड हो गया है ना, उसी का नेक्स्ट फ्रेंड कोर्ट में सूट फाइल करेगा फॉर द ऑन द बिहाफ ऑफ अनसाउंड पार्टनर, राइट। Next ground is if a partner turns permanently incapable of performing his duty of firm, ठीक है। तो ये जो परमानेंटली इनकेपेबल होना चाहिए, कोई टेम्पररी नेचर का इनकेपेबिलिटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक केस था विटवेल वर्सेस अर्थर, इसमें क्या होता है, एक पार्टनर को पैरालिसिस हो जाता है, तो कोर्ट क्या कहता है कि this is curable and is not of a permanent nature, and that is why the firm could not be dissolved, ठीक है ना, by court. So the incapacity needs to be of permanent nature. यहाँ पे swing partner कौन होगा, other partners other than the incapable partners. Next is misconduct of partner, and the misconduct is affecting the business of the firm. So इस केस में जो स्विंग पार्टनर्स होंगे वो अदर पार्टनर्स होंगे, ऑफ कोर्स जो फॉल्ट पे है वो नहीं होगा, अदर्स पार्टनर होंगे। एक केस हुआ था इसमें, केस वाज चरमाइकल वर्सेस इवेंस, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था कि एक सॉलिसिटर्स का फॉर्म था, और उसमें ये सॉलिसिटर भाई साहब, एक वन ऑफ द पार्टनर्स क्या करते हैं, ही वाज कॉट विदाउट टिकट ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, एंड देन subsequently he was convicted. The other partners went to the court for dissolution of the firm, and court held that yes, it is a valid ground. कहने का मतलब है आप लीगल पर्सन हो, सॉलिसिटर हो, और आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, तो दैट इज अ वैलिड ग्राउंड, दैट विल अफेक्ट। मतलब लोग सोचेंगे ना कि इस फर्म के पास कैसे जाएं हम, इनका पार्टनर खुद ही इलीगल काम कर रहा है और इलीगल बैटल लड़ेंगे, सो दैट वाज हेल्ड टू बी अ वैलिड ग्राउंड। सिमिलरली another case came out was Snow versus Milford. इसमें क्या है, एक पार्टनर जो था ना वो अडल्ट्री में इन्वॉल्व रहता है, तो कोर्ट के पास जब जाता है मैटर, तो कोर्ट रिफ्यूज कर देता है डिसॉल्व करने से। क्यों होता है कि नाउ दिस इज अ पर्सनल मैटर and it is not affecting the business of the firm, and that is why we cannot take this as a ground to dissolve the firm, ठीक है ना। उसके बाद जो चौथा ग्राउंड है, it is the persistent and willful breach of management of the agreement, ठीक है ना। अगर एक पार्टनर है वो persistent मतलब कंटिन्यूअसली, एक दो बार हो गया तो ठीक है, कंटिन्यूअसली और विलफुल, जानबूझ के अग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है, so that is a ground to dissolve the firm with the help of court. So this can be filed by other partners
अदर देन दी पार्टनर्स हु हैज एट फॉल्ट। फॉल्ट पे जो है ऑफ कोर्स वो फाइल नहीं कर सकता है, क्यों जाएगा वो डिसॉल्व करने के लिए। एक केस आया था इसमें, वीएच पटेल वर्सेस हीरू भाई हिमा भाई पटेल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस बिकॉज इट पार्टनरशिप से एक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ केस है। इसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द circumstances the mutual confidence between the partners was declining। तो एक वो क्या हो रहा था ना कि ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे persistent breach of agreement हो रहा था, and that is why the mutual confidence between the partners were declining and that was held to be a valid ground। now fifth ground is transfer of whole interest। अब मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, ए और बी, और इसमें से बी क्या करता है, अपने सारे का सारा इंटरेस्ट जो फॉर्म में है वो एक्स को ट्रांसफर कर देता है। ऑलराइट, अगर इसमें अगर वो सारा का सारा इंटरेस्ट ही एक्स को ट्रांसफर कर देता है तो एक तरीके से एक नया पार्टनर क्रिएट नहीं हो गया। पहले एक पार्टनरशिप था फॉर्म जो कि ए और बी के बीच में था, अब एक फॉर्म है ए और एक्स के बीच में। अब तो पार्टनर अगर अभी अलग हो गया, और देखिए इंडक्शन ऑफ पार्टनर हो गया एक नए तरीके से, इंडक्शन क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्टनर, और दिस ऑल कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ द ओनली बाय द कंसेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है ना। एंड इस केस में होल ट्रांसफर कर दिया एंड द इंटरेस्ट द कंसेंट हैज नॉट बीन टेकन, तो ये एक नया फॉर्म बन जाता है एंड द अर्लियर वन स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। नेक्स्ट जो केस है नेक्स्ट ग्राउंड है वो है परपेचुअल लॉस का। परपेचुअल मतलब अनंत। अब इसमें क्या हो रहा है कि परपेचुअल लॉस में यहाँ पे देखिए, इन सच सर्कमस्टांस द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड विदाउट लॉस, मतलब होते ही जा रहा है। एक केस हुआ था इसमें, जेनिंग वर्सेस बेडले। इसमें क्या हुआ, पार्टनर्स ने इनिशियली इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, और जितना इन्वेस्ट किया था ना वो सारा एग्जॉस्ट हो गया, बट कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। परपेचुअल मतलब लॉस्ट हुए जा रहा है, लॉस हुए जा रहा है, कोई प्रॉफिट नाम का कोई है ही नहीं कुछ। तो फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करने से सबने मना कर दिया, तो दैट बिकम्स अ ग्राउंड, परपेचुअल लॉस वाला ग्राउंड वैलिड हो गया, कोर्ट डिसॉल्व दैट फॉर्म। एंड नेक्स्ट एंड द फाइनल ग्राउंड इज व्हेन इट इज जस्ट एंड फेयर इक्विटेबल, मतलब बाकी ऊपर 6 ग्राउंड में कहीं नहीं फॉल कर रहा है कैटेगरी द ग्राउंड, तो उसमें क्या होगा, द पटिशनर जो सूट फाइल करेगा, he will come to the court with a different ground, and if अगर कोर्ट को लगता है, it appears to the court that it is just an equitable ground to dissolve the firm in the interest of justice, then court can do so। एक केस है जय नारायण मिश्रा वर्सेस हसमुथुनिसा हसमुथुनिसा बेगम, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, मिसमैनेजमेंट, ठीक है ना, वहां पे परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट था, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है, ठीक है ना। अब मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स बिकम्स अ वैलिड ग्राउंड। सो ये मिसमैनेजमेंट जो है ना, it does not fall in any of the above categories, and that is how it is a new and a valid category for the under the head of just an equitable ground। So this is how we discussed the partnership act। thank you very much। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। कीप वॉचिंग फॉर सिमिलर वीडियोस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूँगा, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।